हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है न्यायिक पुनर्विलोकन से आप क्या समझते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार का वर्णन करें। न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से है। अधिसंघीय या राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है, अपनी निश्चित सीमाओं के बाहर कानूनों का निर्माण किया जाता है या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों का निर्माण किया जाता है, तो संघीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित ऐसी प्रत्येक विधि का अथवा संघीय या राज्य प्रशासन द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य को सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। राज्यों के संबंधों में इस शक्ति का प्रयोग संबंधित उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार संविधान में से किसी एक सिद्धांत पर आधारित हो सकते हैं। प्रथमतः व्यवस्थापिका अर्थात कानून निर्माण करने वाले अंग की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर और द्वितीयतः संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर। ब्रिटेन में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता अर्थात संसद की प्रभुसत्ता के सिद्धांत को अपनाया गया है, लेकिन अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इस संबंध में भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के ही अधिक निकट है। भारतीय संविधान के बंधों में कहीं भी विशेष रूप से संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा होते हुए भी यह विधान संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है। वस्तुतः संविधान निर्माताओं ने संविधान की सर्वोच्चता की घोषणा करना आवश्यक समझा, क्योंकि भारतीय शासन व्यवस्था में शासन के अंग अपनी शक्ति संविधान से ही प्राप्त करते हैं। संविधान ने शासन के प्रत्येक अंगों के लिए कुछ सीमा निश्चित कर दी है और शासन के इन अंगों की शक्तियों को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि संविधान में बताई गई संशोधन प्रक्रिया के आधार पर संविधान के तत्व संबंधी उपबंधों को परिवर्तित न कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में न्यायालय को स्वाभाविक रूप से संवैधानिक सीमाओं की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। डॉक्टर A.G. गुप्ता के अनुसार विधानमंडलों ने जिन कानूनों का निर्माण अपनी विधि निर्माण की शक्तियों का उल्लंघन करके किया है, उन्हें अवैध घोषित करने की न्यायालयों की शक्ति ऐसे किसी भी विधान में अंतर्निहित होती है जिसमें सीमित शक्तियों वाले शासन की व्यवस्था की गई हो। क्योंकि हमने एक संघीय शासन को अपनाया है और शासन के केंद्रीय तथा राज्य के दोनों ही अंगों की संवैधानिक मर्यादाएं निश्चित कर दी है, अतः यह तय करना न्यायालयों का काम है कि किन्हीं संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं। इस प्रकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायमूर्ति B.K. मुखर्जी के शब्दों में भारत में संविधान ही सर्वोच्च है और संसद तथा राज्यों में विधानमंडलों को न केवल संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई सूचियों द्वारा सीमांकित अपने अपने क्षेत्रों के अंदर रहकर काम करना होगा, अपितु संविधान के भाग 3 में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, विधायी सत्ता जिनका उल्लंघन किसी भी दशा में नहीं कर सकती। किसी अधिनियम के वैध होने के लिए आवश्यक कि वह सब मामलों में संवैधानिक शर्तों के अनुरूप हो और यह निर्णय करना न्यायपालिका का काम है कि अमुक अधिनियम असंवैधानिक है अथवा नहीं। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का तात्पर्य है कानूनों की वैधानिकता के परीक्षण की शक्ति। अनुच्छेद 131 और 132 सर्वोच्च न्यायालय की संघीय तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधियों के पुनर्विलोकन का अधिकार देते हैं। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 13 और 32 मौलिक अधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को इसी प्रकार की शक्ति प्रदान करते हैं। इस संबंध में अनुच्छेद 246 का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसके द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य विधि निर्माण की शक्तियों में के विभाजन का स्वरूप निश्चित किया गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है और न्यायिक पुनर्विलोकन के दो शक्तिशाली आधार संघात्मक व्यवस्था और मौलिक अधिकार है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन। यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, फिर भी भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का क्षेत्र उतना व्यापक नहीं है जितना कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वस्तुतः ऐसे कुछ कारण हैं जिन्होंने भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था को संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में सीमित कर दिया है। सर्वप्रथम, अमेरिकी संविधान अत्यधिक संक्षिप्त है और संविधान की इस संक्षिप्तता के कारण संघीय शासन और इकाइयों के बीच विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं और इसके परिणामस्वरूप सर्वोच्च
न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित है कि भारत के संविधान में संघ और राज्यों के मध्य कानून निर्माण की शक्तियों का विभाजन पर्याप्त विस्तार के साथ कर दिया गया है। संघ और राज्यों के मध्य संघर्ष की स्थिति को कम से कम करने के लिए एक समवर्ती सूची की व्यवस्था की गई है, जिसके संबंध में अंतिम शक्ति केंद्र को प्राप्त है। इन विस्तृत उपबंधों के कारण मुकदमेबाजी और दूसरे शब्दों में न्यायिक पुनर्विलोकन का क्षेत्र सीमित हो गया है। द्वितीय अमेरिका का अधिकार पत्र निरपेक्ष शब्दावली में लिखा गया है कि लेकिन मानवीय अधिकारों की प्रवृत्ति ऐसी है कि वे निरपेक्ष नहीं हो सकते। अतः इन अधिकारों के क्षेत्र की व्याख्या करते हुए पुलिस शक्ति और सामान्य कल्याण जैसे शब्दों का आश्रय लिया गया। अमेरिका में कार्यपालिका पुलिस शक्ति और सामान्य कल्याण के आधार पर अधिकारों की सीमा निश्चित कर सकती है और सर्वोच्च न्यायालय की इस बात की जांच करता है कि कार्यपालिका ने अपनी शक्ति का प्रयोग उचित रूप में किया है अथवा नहीं। इस प्रकार अमेरिकी संविधान के पुलिस शक्ति और सामान्य कल्याण जैसे शब्दों ने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बहुत व्यापक कर दिया है। लेकिन भारतीय संविधान निर्माता भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए भारत में प्रत्येक मौलिक अधिकार के साथ साथ उसकी सीमाएं संविधान में ही निश्चित कर दी गई है और इस कारण न्यायिक पुनर्विलोकन का क्षेत्र सीमित हो गया है। उपयुक्त कारण अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर इन दोनों देशों की संवैधानिक व्यवस्थाओं में ही निहित है। अमेरिकी संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया शब्दावली को अपनाया गया, लेकिन भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान की शब्दावली के स्थान पर जापानी संविधान की शब्दावली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया। संविधान में की गई इस व्यवस्था के आधार पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की वैधानिकता की जांच दो बातों के आधार पर कर सकता है। पहला, संघ या राज्य जिसके भी विधानमंडल ने उस कानून को बनाया है उसके द्वारा इसका निर्माण उसकी कानून निर्माण की क्षमता के अंतर्गत था या नहीं, वह कानून की उचित प्रक्रियाओं को शर्तों को पूरा करता है अथवा नहीं। इस प्रकार यदि विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून पूर्णतः उसकी शक्तियों के अंतर्गत हो तो भी यदि वह कानून की उचित प्रक्रिया के अर्थात प्राकृतिक न्याय के कुछ सामान्य सिद्धांतों के विरुद्ध हो तो उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। लेकिन भारतीय संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया की शब्दावली के स्थान पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जापानी शब्दावली को अपनाया गया है। इसका तात्पर्य है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून को अवैधानिक तभी घोषित कर सकता है जबकि संबंधित विधानमंडल ने इस कानून का निर्माण करने में संविधान द्वारा प्रदान की गई अपनी कानून निर्माण की क्षमता का उल्लंघन किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय यह निश्चित करने में कि अमुक कानून संवैधानिक है या नहीं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का या उचित अनुचित की अपनी धारणाओं को लागू नहीं कर सकता। यदि हमारे संघ या राज्य की विधानमंडल द्वारा बनाया या कोई कानून ऐसा है जिसका निर्माण करने में वह सक्षम है तो उसकी संवैधानिकता को चुनौती देना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। श्री अलेक्जेंडर रोजबिच के शब्दों में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की कल्पना एक अतिरिक्त विधान निर्माता के रूप में नहीं की गई अपितु एक ऐसे निकाय के रूप में की गई जिसे अभिव्यक्त कानून को लागू करना है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति और न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रकृति के संबंध में दुर्गादास बसु लिखते हैं, न्यायिक सर्वोच्चता के स्थान पर हमारे संविधान में संवैधानिक सीमाओं के साथ विधायी सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ऐसे नियम को रद्द कर देगा जो संविधान की सीमाओं के प्रतिकूल है, लेकिन इसके द्वारा प्राकृतिक न्याय की धारणा या संविधान के आदर्शों के आधार पर व्यवस्थापिका द्वारा पारित अधिनियम को रद्द या संशोधित नहीं किया जा सकता। भारत में न्यायपालिका की स्थिति इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में ही है। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय उसके कानून की उचित प्रक्रिया वाली धारा के आधार पर लगभग एक तीसरा सदन या उच्च विधानमंडल बन गया है और न्यायाधीश हुज ठीक रूप में ही कहते हैं कि हम एक संविधान के अंतर्गत तो रहते हैं लेकिन संविधान वैसा ही है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है। लेकिन हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय को निश्चित रूप में ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं है। अमेरिका में जहाँ न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया है, भारत में न्यायिक सर्वोच्चता और विधायी सर्वोच्चता के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।